अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की पुस्तक चल रही है। 5वां अध्याय है, दूसरा पार्ट। और आज ये इस पार्ट के अंदर 5वां अध्याय है जो अपना कंप्लीट हो जाएगा। इत्मीनान के साथ सुनिए। खनिज और ऊर्जा संसाधन अध्याय है अपना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक कर दें वीडियो को, आप भूल जाते हैं लाइक करना। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले खनन की विधियां कि किस किस प्रकार से खनिजों को है जो निकाला जाता है। खनिज निकालने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है ना, वो खनन कहलाती है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो ज़मीन से खोदकर जो खनिज हम निकालते हैं, जो सामान्य प्रक्रिया होती है, वो खनन कहलाती है। कहीं खनिज सतह से कुछ नीचे ही मिल जाते हैं, तो कहीं खनिज है जो गहराई में मिलते हैं, जिन्हें खुदाई करके गहरे कूपों से निकाला जाता है। ठीक है। अब देखिए किस किस कौन कौन से प्रकार हैं। जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है, ऊपर ही मिल जाता है, और उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को ही हटाना पड़ता है, तो खनन की इस विधि को विवृत खनन कहा जाता है। खनिज है जो ऊपरी सतह के पास ही मिल जाता है, तो ऊपरी सतह को हटाया और खनिज को निकाल लिया, तो खनन की ये विधि जो है वो कहलाती है विवृत खनन। ठीक है। दूसरा कौन सा प्रकार है खनन का? इसी प्रकार जब खनिज कुछ गहराई में स्थित हो, थोड़ा और गहराई में स्थित हो, तो उस तक पहुंचने के लिए कूपों का सहारा लेना पड़ता है, तो उसे कूप की खनन कहते हैं, थोड़ा और गहराई में हो तो। तीसरा प्रकार जैसे कि पेट्रोल हो गया तथा प्राकृतिक गैस, ये धरातल की अत्यंत गहराई में मिलते हैं अपने को, तो इसलिए इनको प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग अथवा प्रवेधन विधि का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है जो धरातल की और निचले हिस्से में मिलते हैं, नीचे गहराई में मिलते हैं, तो इनके लिए ड्रिलिंग कहो या प्रवेधन विधि का प्रयोग है जो किया जाता है। अगला कौन सा प्रकार है भाई? वहीं कुछ खनिज जो होते हैं जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो इसे या इस विधि को आखनन कहते हैं। ठीक है। हमने विवृत विधि, कूप की, ड्रिलिंग, प्रवेधन और आखनन। अब हम देखते हैं खनिज संसाधन। और कौन से खनिज संसाधन किस जिले में, उनकी सूची है जो वीडियो के आखिर में देखेंगे हम। संसाधन का मतलब होता है कि उन वस्तुओं से, संसाधन का मतलब जो मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, मानव उपयोगी हो। कोई खनिज हमारे लिए संसाधन कब बनता है, ये बात समझिए पहले तो आप। जैसे पृथ्वी पर जो कोयला है वो अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान यहाँ पर था, लेकिन भाप का जब इंजन बना, उसका आविष्कार हुआ, उसके बाद में ही जो वो खनिज है जो अपने खनिज संसाधन बन सका। ठीक है। यूं, वरना तो यूं ही पड़ा था, अपने काम में नहीं आ रहा था। समझ गए ये बात? अब राजस्थान के प्रमुख खनिज और किस प्रतिशत पर अपने यहाँ जो मिलते हैं भारत में देखें तो राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसी कारण इस राज्य को यानी राजस्थान को खनिजों का अजायब घर है जो कहा जाता है। झारखंड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है साहब। झारखंड के बाद में भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। एक तरफ तो है अपने खनिज का नाम है, और दूसरी तरफ भारत के कुल उत्पादन का प्रतिशत। पूरे भारत में देखें तो कितना परसेंट है जो राजस्थान में होता है, तो वोलेस्टोनाइट और जास्पर ये तो 100% राजस्थान में होते हैं और कहीं होते ही नहीं है। ये पूछा जा सकता है, इनका प्रतिशत ध्यान में रखिएगा। वोलेस्टोनाइट 100% राजस्थान में, जास्पर भी 100%, जस्ता 99, जस्ता है जो 99% राजस्थान में, फ्लोराइट 96, जिप्सम 93, जिप्सम है जो 93, मार्बल है जो 90% राजस्थान में, एस्बेस्टस
89, घिया पत्थर 87% राजस्थान में मिलता है। सीसा 80%, रॉक फॉस्फेट 75%। ये राजस्थान में प्रतिशत है इन खनिजों का। आगे हम बात करते हैं कोयले की। और ये जो सीसा वगैरह है, जस्ता वगैरह है, किस ज़िले में उत्पादन होता है वो हम वीडियो के आखिर में देखेंगे। लाइक नहीं किया तो कर दें वीडियो को। कोयले को 4 प्रकारों में बांटा गया है, आपने कई बार पढ़ा होगा। एंथ्रेसाइट, और हर कोयले की जो विस्तार है वो आगे की कक्षाओं में देखेंगे। एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार है कोयले के। एंथ्रेसाइट जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला होता है, ठीक है, जिसमें 80% से अधिक कार्बन होता है तथा यह कम धुआं छोड़ता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट। अब राजस्थान में कौन सा पाया जाता है बढ़िया क्वालिटी का? तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पाया जाता है। कौन सा? लिग्नाइट, जिसका खनन कहाँ पर होता है? बीकानेर के बरसिंहसर एवं पलाना बाड़मेर के जालिपा, कपूरड़ी एवं गिरल से किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम या खनिज तेल, ये कहाँ पर मिलता है? तो भारत में हम बात करें तो भारत में खनिज तेल सबसे पहले असम में खोजा गया था। कहाँ पर? भारत में तो असम में। वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक जो क्षेत्र है बॉम्बे हाई है, जो अरब सागर में स्थित है। राजस्थान में चलते हैं खनिज तेल में। तो राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिमी भाग में, पश्चिम भाग कौन सा हो गया अपना? बाड़मेर में मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में घोटारू, तन्नोट, मणियारी टिब्बा आदि जगहों पर यह है जो खनिज तेल है, जो पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है। राज्य में प्राकृतिक गैस का खनन जैसलमेर से किया जाता है। अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो उसका खनन है जो जैसलमेर से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम जल विद्युत की ओर। तो जल विद्युत यह एक ऊर्जा का अच्छा संसाधन है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता। बाकियों से थोड़ा बहुत प्रदूषण होता है लेकिन इससे प्रदूषण नहीं होता। भारत में प्रमुख जल ऊर्जा संयंत्र भारत की बात करें तो भांगड़ा नागल परियोजना पर है ये, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, यहाँ से है जो पानी से है जो बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान की प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं चंबल और माही, बजाज सागर, और छोटी छोटी और भी है। जल के बाद में बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है, या यूँ कहें सौर ऊर्जा जो एकत्रित की जाती है, ऐसे स्थान जहाँ सूर्य की रोशनी हो पर्याप्त तथा ऊष्मा हो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वहाँ सौर ऊर्जा पैनल आदि है जो लगाए जाते हैं जो, और ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। पवन चक्कियाँ देखी होगी, वो पंखे की तरह वो घूमते हुए ऊर्जा उत्पादित करती है। पवन ऊर्जा का तात्पर्य है पवन चक्कियों से, और उनको चलाकर बिजली का जो उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पवन चक्कियाँ स्थापित की गई है जो बिजली उत्पादन में लगी हुई है। जैसलमेर एवं प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल है जो संभावनाएं है। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। सौर ऊर्जा हो गई, जल से बनाने वाली बिजली हो गई, वो सारा कुछ हो गया, खनिज तेल पेट्रोलियम हो गया। परमाणु ऊर्जा की यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज है ये। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के जो खनिज तत्व हैं ये भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। साथ ही केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी में भी इसके थोरियम उपलब्ध है। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो स्थापित किया गया है। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के जो धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं वो किन किन जिलों में मिलते हैं हमें। तो सीसा और जस्ता सबसे पहले ये देखें तो भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद, यहाँ पर यह सीसा और जस्ता का उत्पादन है जो निकला जाता है यहाँ से। तांबा अयस्क झुंझुनू, सिक्कर, अलवर, डूंगरपुर, यहाँ से
तांबा अयस्क कहाँ से, झुंझुनू, सीकर, अलवर, डूंगरपुर से। लौह अयस्क जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा यहाँ मिलता है। टंगस्टन नागौर और सिरोही। टंगस्टन, ये सवाल कई बार पूछा गया है, टंगस्टन नागौर और सिरोही। चांदी भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। ये कौन से हैं, धात्विक खनिज हैं। ठीक है, ये कौन से हैं, धात्विक खनिज है जो इन जिलों में इनका उत्पादन होता है। हम देखते हैं अधात्विक खनिज। रॉक फास्फेट की बात करते हैं सबसे पहले, जो उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, रॉक फास्फेट, ये याद करने ही पड़ेंगे आपको जिले। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर में। जिप्सम जो है बीकानेर में, जैसलमेर में, नागौर में, बाड़मेर में। घिया पत्थर उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा में। वोलेस्टोनाइट जिसका कितना प्रतिशत है, 100। वोलेस्टोनाइट सिरोही, अजमेर, उदयपुर, पाली में। लिग्नाइट जो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ है, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर में। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा में। ग्रेनाइट जालौर में, जैसलमेर में, पाली, सिरोही में। बलुआ पत्थर जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। एक बार और पढ़िएगा इन्हें ध्यान से। अब ऊर्जा संसाधनों का जो वर्गीकरण है, नवीनीकरण के आधार पर और परंपरा के आधार पर, ये देख लेते हैं। देखिए, नव्यकरणीय क्या होते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है। नव्यकरणीय यानी बार बार जिनका निर्माण किया जा सकता है, वो ऊर्जा संसाधन नव्यकरणीय कहलाते हैं। अर्थात जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सके, जैसे जल विद्युत, पानी से जो बिजली बनाई जा सकती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, ये नव्यकरणीय। अनव्यकरणीय ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता। एक बार खत्म हो गया तो हो गया, पुनः नहीं बनेगा साहब, वो अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। इन्हें ज़मीन से कितना निकालोगे, जितना निकालोगे उतना कम ही होंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे समाप्त हो जाएंगे। अब परंपरा के आधार पर परंपरागत कौन से हैं, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो ये नवीनीकरण के आधार पर थे, और इधर है जो इन्हीं में से परंपरा के आधार पर। तो परंपरा के आधार पर पूछ लिया जाए, परंपरा के आधार पर निम्न में से संसाधन नहीं है, तो वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गए परंपरागत, जिन्हें हम कोयले का उपयोग कर रहे हैं, खनिज तेल का उपयोग कर रहे हैं, जल विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से हुआ है, मतलब कुछ वर्षों के अंदर हुआ है, 20, 30, 40, 50 सालों के अंदर ही हुआ है, या वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है, या तो कुछ दशकों पहले हुआ है, या फिर वर्तमान में किया जा रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, पहले सौर ऊर्जा का थोड़ा सूर्य से ऊर्जा रोशनी आती थी कि हाँ ठीक है, ये नहीं पता था इसको एकत्रित करके हम बिजली के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। तो इस प्रकार से अपना ये जो 5वां अध्याय है वो समाप्त होता है। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सभी मित्रों को शेयर करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले निशान को दबा लीजिए, क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद।